जय हिंद फ्रेंड्स, अर्जुन एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम हर वीक एसएसटी के एक चैप्टर को कवर करेंगे। इस हफ्ते हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी का चैप्टर 1। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी आखिर कैसी दिखती है? आपको याद होगा 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे तो उनसे पूछा गया था कि भाई ऊपर से अपना भारत कैसा दिखता है, और उनका जवाब बिल्कुल सटीक था, सारे जहां से अच्छा। और सच बताऊं तो अगर आप भारत की भूगोल को गहराई से देखेंगे ना तो आपको भी यही लगेगा। आज की इस चर्चा में हम उन भौगोलिक विशेषताओं को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं जो हमारे देश को पूरी दुनिया में लिटरली सबसे अनोखा बनाती हैं। आज हम इन 5 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, फिर देखेंगे कि हिमालय कैसे बना, उसके बाद हिमालय की 3 पर्वतमालाओं को जानेंगे, फिर उपजाऊ उत्तरी मैदान और अंत में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है उपमहाद्वीप के रूप में भारत। आप सब ने किताबों में भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट बहुत बार पढ़ा होगा, पर कभी सोचा है कि इसे सिर्फ देश न कहकर उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? देखिए, ये उपमहाद्वीप शब्द सुनने में भले ही थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। एक उपमहाद्वीप एक ऐसा विशाल भूभाग है ना, जिसमें वो सारी भौगोलिक विविधताएं यानी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज होती हैं जो आमतौर पर आपको एक पूरे के पूरे महाद्वीप में यानी एक कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती हैं। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत अपने आप में ही एक पूरी की पूरी दुनिया समेटे हुए है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास सच में सब कुछ है। जरा सोचिए, उत्तर में एकदम गगनचुंबी बर्फ से ढके हिमालय, थोड़ा नीचे आएंगे तो एकदम विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदान, पश्चिम की तरफ जाएं तो भयंकर गर्म थार रेगिस्तान, और वहीं लद्दाख जैसा एक कड़ाके की ठंड वाला रेगिस्तान भी मौजूद है। दक्षिण की तरफ चले जाएं तो एक बहुत बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है, और साथ ही बेहद खूबसूरत द्वीप और कोस्टल प्लेन्स भी। एक ही देश के अंदर इतने सारे पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और द्वीप, बस यही वो खास वजह है जो भारत को एक उपमहाद्वीप का रुतबा दिलाती है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, हिमालय का टेक्टोनिक टकराव। मतलब ये जो इतने ऊंचे पहाड़ हम आज देखते हैं वो आखिर बने कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। तो इमेजिन करिए, आज से करोड़ों साल पहले की बात है, लगभग 71 मिलियन वर्ष पीछे। उस समय भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तब हम गोंडवाना नाम के एक बहुत ही विशाल भूभाग का हिस्सा हुआ करते थे, और कमाल की बात यह है कि उस वक्त हमारा पड़ोसी अफ्रीका था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भारतीय प्लेट इस गोंडवाना लैंड से टूट गई और इसने उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन सच में एक महाकाव्य या कहूं तो एकदम एपिक यात्रा थी। फिर आता है क्लाइमैक्स। आज से करीब 50 मिलियन वर्ष पहले ये उत्तर की ओर बढ़ती हुई भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर सीधे टकरा गई। अब इस टकराव को विजुलाइज करने के लिए ना एक कालीन यानी कारपेट के बारे में सोचिए। जब आप किसी कारपेट को एक तरफ से धक्का देते हैं तो क्या होता है? वो बीच से सिकुड़कर ऊपर की तरफ उड़ जाता है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज हमारी जमीन के साथ हुई। जब ये 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराईं तो उनके बीच की जो जमीन थी वो सिकुड़ गई और ऊपर की ओर उठने लगी, और बस इसी जबरदस्त टकराव से निर्माण हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों का, यानी हमारे अपने हिमालय का। और यहाँ ना एक ऐसा फैक्ट है जो सच में दिमाग हिलाकर रख देता है। आपको पता है ये टकराव आज भी रुका नहीं है। जी हाँ, भारतीय प्लेट आज भी हर साल धीरे धीरे एशिया में धंस रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे हिमालय आज भी हर साल 5 मिलीमीटर ऊंचे हो रहे हैं। अब आप कहेंगे 5 मिलीमीटर तो बहुत कम होता है। सही बात है, ये हमारे बालों के बढ़ने की स्पीड से भी धीमा है, लेकिन जब हम हजारों लाखों वर्षों के स्केल पर देखते हैं ना तो ये कई मीटर बन जाता है। हमारी पृथ्वी कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये वास्तव में जीवित है और लगातार बदल रही है। अब हम ये तो समझ गए कि ये पहाड़ बने कैसे, तो चलिए अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इस हिमालय को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, हिमालय कोई एक सिंगल पहाड़ नहीं है, ये पूरी की पूरी पर्वत मालाओं की एक श्रृंखला है, जिसे अक्सर एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। सबसे ऊपर यानी सबसे उत्तर में है हिमाद्री
या महान हिमालय। यहाँ पहाड़ों की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यही हैं और यहाँ हमेशा भयंकर बर्फ रहती है। इसके ठीक नीचे आता है हिमाचल या मध्य हिमालय। इसकी ऊंचाई करीब 3500 से 4500 मीटर के बीच है। आप जो शिमला, दार्जिलिंग और मसूरी जैसे हिल स्टेशंस घूमने जाते हैं ना, वो सब इसी इलाके में आते हैं। और सबसे नीचे यानी दक्षिण में है शिवालिक या बाहरी हिमालय। ये लगभग 900 मीटर ऊंचे हैं और यहाँ आपको एकदम घने जंगल देखने को मिलेंगे। और एक बात बताऊं, ये हिमालय सिर्फ दूर से देखने में ही सुंदर नहीं लगते, बल्कि ये हमारे जिंदा रहने के लिए लिटरली बहुत जरूरी हैं। ये एक नेचुरल क्लाइमेट बैरियर का काम करते हैं। साइबेरिया की तरफ से जो हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवाएं आती है ना, हिमालय एक दीवार बनकर उन्हें भारत में घुसने से रोकता है। सोचिए, अगर हिमालय नहीं होता तो पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड में एक बर्फ का मैदान बन चुका होता। और हाँ, इन्हीं पहाड़ों की बर्फ पिघलकर हमारी प्रमुख नदियों को पूरे साल पानी भी देती है। तो अब पहाड़ों के इसी पानी के साथ साथ हम भी थोड़ा नीचे चलते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदान। होता क्या है कि जब हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों को जन्म देते हैं। अब ये नदियां जब पहाड़ों से नीचे बहकर आती हैं तो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि खूब सारे मिनरल्स और पोषक तत्वों से भरपूर एक खास मिट्टी भी लाती हैं, जिसे जलोढ़ या अलूवियम मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी इतनी जबरदस्त होती है कि इस मैदानी इलाके को पूरी दुनिया के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक बना देती है। मतलब एकदम परफेक्ट एग्रीकल्चरल लैंड। और क्योंकि यहाँ पानी और खेती के लिए सबसे बढ़िया जमीन है, इसीलिए भारत की एक बहुत बड़ी आबादी का भरण पोषण यहीं से होता है और वो यहीं निवास करती है। चलिए अब मैदानों से और नीचे दक्षिण की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा और आखिरी टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। जैसे ही हम मैदानों से साउथ की तरफ जाते हैं, परिदृश्य एकदम बदल जाता है। हम एंट्री करते हैं भारत के सबसे पुराने भूभागों में से एक में। ये जो विशाल, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ और समतल इलाका है, इसे दक्कन का पठार कहते हैं। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला हम उस जमीन को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो। हमारे केस में पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर। ये पूरा का पूरा पठारी इलाका ना खनिजों, घने जंगलों और बेहतरीन जमीन से भरा पड़ा है, जो इसे हमारी इकोनॉमी और कई प्राचीन संस्कृतियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। इस विशाल पठार के दोनों तरफ 2 पर्वत श्रृंखलाएं एक बॉर्डर की तरह खड़ी हैं। पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट हैं। ये बिल्कुल एक ऊंची और बिना टूटी हुई दीवार की तरह खड़े हैं। जब मानसून आता है तो यहाँ आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत झरने और हरियाली देखने को मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व में पूर्वी घाट हैं, जो ऊंचाई में थोड़े कम हैं और पूर्वी तट के साथ साथ छोटी और बीच बीच में टूटी हुई पहाड़ियों के रूप में फैले हुए हैं। एक और दिलचस्प बात बताऊं इस पठार की, इसका जो स्लोप या ढलान है ना, वो एकदम सीधा नहीं है, बल्कि ये पूर्व यानी ईस्ट की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है। अब इस झुकाव का असर देखिए। गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी विशाल नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती हैं, जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती हैं। ये सारी की सारी नदियां करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। खेती हो, उद्योग हो या फिर पन बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। तो देखा आपने, हमने एकदम बर्फीली चोटियों से लेकर उपजाऊ मैदानों और करोड़ों साल पुराने पठारों तक भारत की हर एक भौगोलिक खूबी को डिकोड कर लिया है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर जरा गौर करें। जैसा कि हमने पहले देखा था, भारतीय प्लेट आज भी आगे बढ़ रही है और हमारे हिमालय हर साल 5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो आज से 10 लाख साल बाद हमारे भारत का भूगोल कैसा दिखेगा? क्या वो पहाड़ बादलों को भी पार कर जाएंगे? है ना ये सोचने वाली बात। सच बताऊं तो भूगोल कोई बोरिंग या रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली एकदम अलाइव कहानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी ये जो जिज्ञासा है ना, इसे हमेशा बनाए रखिए।